कक्षा 9 के छात्र छात्राओं के लिए विषय हिंदी के अंतर्गत शब्द का शेष भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, आप लोगों को मैंने पिछले सप्ताह में शब्द के अंतर्गत का शेष भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, शब्द में आप लोगों को बताया था कि हिंदी में शब्द 3 प्रकार से आए हैं। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। बनावट और रचना एक ही है। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर आप लोग पढ़े, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर यहाँ शब्द लिए गए। फिर आप लोग यहाँ पढ़ेंगे बनावट के आधार पर, जिसमें रूढ़, योग रूढ़, यौगिक पढ़ेंगे। इसे रचना के आधार पर भी कहते हैं। फिर आप पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्णन। इस प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं। तो बनावट एवं रचना के आधार पर शब्द। तो बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। सबसे पहले है रूढ़। रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका खंडन या विभाजन ना हो सके। विभाजन जब हो भी जाए तो उसका कोई अर्थ ना हो। जिन शब्दों का विभाजन एवं खंडन नहीं होता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीला, काला, सूर्य, चंद्र, आकाश, हाथ, पाँव इत्यादि जितने हैं। अब देखिए, पीला है, यहाँ पे केवल 2 वर्ण हैं, यहाँ पे अलग अलग विभाजन हो भी नहीं सकता। अगर होगा तो वर्ण आएगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ये ऋण शब्द है। योग ऋण का क्या है? योग ऋण में 2 ऋण शब्द मिल जाते हैं। 2 ऋण शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनता है, उसे योग ऋण, योग माने जोड़। 2 ऋण शब्द मिलकर के नया शब्द बनाया, उसे योग ऋण कहा जाता है। जिन शब्दों का निर्माण 2 ऋण शब्दों से होता है उसे योग ऋण कहते हैं। उसे योग ऋण कहते हैं। जैसे 10 मुख, पंकज, बीड़ापाणी, त्रिनेत्र। देखिए, योग ऋण में एक विशेषता है, जो शब्द बनते हैं उससे, उन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम आता है। जैसे 10 क्या है? ऋण। मुख क्या है? ऋण। मैं बताया आपको, संख्याएं सारी ऋण होती हैं इन शब्द में, हिंदी के शब्द में। और मुख क्या है? ऋण है। तो 10 मुख से रावण का नाम आ जाता है, एक विशेषता है। पंकज में 2 शब्द हैं। पंक माने कीचड़, जा माने उत्पन्न होना। तो कीचड़ से उत्पन्न हुआ क्या है? कमल। यहाँ पर तीसरा नाम आ गया, इसलिए यहाँ पर विशेषण है। बीड़ा पाणी, बीड़ा जो बजाई जाती है, पाणी माने हाथ में, किसके है? माँ सरस्वती के। त्रि माने 3, नेत्र माने आँख, 3 आँख किसके हैं? शंकर जी के। इसलिए एक सब किसी विशेष व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए है, इसलिए यहाँ पर योग ऋण शब्द माना जाता है। आप जब समास पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि आपका बहुरी समास में ऐसे उदाहरण दिखाई देते हैं। अब हम पढ़ेंगे यौगिक शब्द। 2 अलग अलग शब्दों से एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय। विद्या में 2 शब्द है, विद्यालय। तो दोनों से किसी स्थान का नाम आ गया। विद्यालय, विद्या का घर। पुस्तकालय, पुस्तक का घर। चौराहा, 4 राहों का समूह। पंचवटी, ये सब क्या हैं? ये यौगिक शब्द हैं। 2 शब्द हैं और जुड़े हुए हैं। अब देखेंगे, ये देखिए आप, बनावट और रचना के आधार पर। अब देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी वो होता है जिसमें विकार उत्पन्न हो, लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसमें कोई परिवर्तन हो जाए, उसे विकारी शब्द कहते हैं।
अविकारी वो होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। जैसे बालक का बालिका, बालक जाता है, बालिका जाता है नहीं जाती ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, विकारी शब्द हो गया, यहाँ विकार हुआ इसलिए यहाँ पर विकारी शब्द है, लेकिन वहाँ विकार उत्पन्न नहीं होगा। विकारी किसे कहते हैं, जिन शब्दों के प्रक्रिया में लिंग वचन तथा कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये चारों विकारी में आते हैं और क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, संबंध बोधक ये जो आते हैं वो अविकारी में आते हैं। तो सबसे पहले हम विकारी का वर्णन करेंगे संज्ञा के अंतर्गत। अब सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। देखिए इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, वही 8 हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा विभाजन ये है कि एक है विकारी, एक अविकारी है। यहाँ पर हिंदी में थोड़ा परिवर्तन है, विकारी के अंतर्गत जिसमें विकार उत्पन्न हो इसमें संज्ञा देखिए। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। परंतु जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और होते हैं, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो इस प्रकार से संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। अब हम आएंगे सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा को नामवाचक संज्ञा भी कहते हैं, जहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का वर्णन किया जाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, प्रयाग, गंगा, हिमालय, आगरा आदि, ये सब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम हैं। अब देखेंगे जातिवाचक संज्ञा, जहाँ पर किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति के जाति का वर्णन किया जाए, जाति का वर्णन किया जाए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, शहर, पर्वत, तारे, ये सब क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा हैं। अब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जहाँ पर किसी व्यक्ति के भाव का वर्णन किया जाए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव का वर्णन भाववाचक संज्ञा, जैसे क्रोध, प्रेम, घृणा, दुख आदि, दया भी है। जातिवाचक संज्ञा के मुख्य 2 भेद होते हैं, बताए थे आपको, एक समूहवाचक, दूसरा द्रव्यवाचक। हम सब पहले देखेंगे समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, जहाँ पर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह का वर्णन किया जाए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, विद्यालय, कक्षा, गुच्छा, मंजरी, स्टेशनरी आदि क्या हैं, खेल का मैदान, ये सब समूहवाचक संज्ञा हैं। अब क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जहाँ पर किसी वस्तु के माप तौल का वर्णन किया जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, गेहूँ, दूध, घृत, शक्कर आदि। आज इतना ही, बाकी अगले हफ्ते में हम सर्वनाम या जो बचे हुए हैं उसको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।